Dear students, myself C.P. Saini, Assistant Professor of Chemistry, Government College, सुजानगढ़। आपने बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में भी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है और हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में बीएससी में 3 पेपर होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम बीएससी फाइनल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पैटर्न के बारे में आपको पता है कि हमारे सिलेबस में 5 यूनिट हैं, तो जिसमें हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक साथ में रखेंगे वीडियो को सुनने के साथ में और नोटबुक में नोट करके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। तो सबसे पहले लिमिटेशन देखने से पहले हम देखें कि वीबीटी क्या होती है। वीबीटी के बारे में हमने बीएससी सेकेंड ईयर में डिस्कस किया है या अध्ययन किया है। बीएससी सेकेंड ईयर में हमारे पूरा चैप्टर चलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उप सह संयोजक यौगिक, जिसमें हमने वीबीटी के बारे में अध्ययन किया है। तो उसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में या ब्रीफ में डिस्कस करें कि वीबीटी क्या होती है। तो वीबीटी के बारे में सबसे पहले पोलिंग नामक साइंटिस्ट ने बताया था, और वीबीटी के अनुसार लिगेंड और मेटल आपस में उप सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें लिगेंड बेस के रूप में बिहेव करता है और मेटल एसिड के रूप में बिहेव करता है, अर्थात बेस अपना लिगेंड या बेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाता है। तो ये उप सहसंयोजक बंध किस तरह से बनता है, इसके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं पोलिंग ने, जिनके आधार पर हम क्लियर करते हैं कि मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो पोलिंग ने क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए हैं। फर्स्ट बताया है कि मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है या कितने बॉन्ड बना रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर सेंट्रल मेटल एटम वेकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। जितने बॉन्ड बनाएगा लिगेंड, उन बॉन्ड्स के बराबर सेंट्रल मेटल एटम वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करवाता है या उपलब्ध करवाता है। वेकेंट ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें कि एक S और 3 P ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करें तो किसका फॉर्मेशन होगा, sp3 का। इसी तरह एक S 3 P और एक D आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करें तो क्या बन जाएगा, sp3d। अब वीबीटी में हमने देखा है कि D दोनों तरह के यूज हो सकते हैं, n-1d और n-d। n-1d का मतलब क्या होगा कि इनर d ऑर्बिटल यूज करे और n-d का मतलब आउटर d ऑर्बिटल यूज करे। यदि इनर d ऑर्बिटल या n-1d का यूज करता है उनको बोलते हैं हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, और आउटर d ऑर्बिटल का यूज करता है उन्हें कहते हैं हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इस तरह से मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है। उन हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसके आधार पर अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से आपस में मिल रहे हैं, उसी के बेसिस पर वीबीटी से टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से वीबीटी के बारे में वीबीटी में पोलिंग ने बताया। अब इसकी कुछ लिमिटेशन रह गई जिसके आधार पर ये आगे लंबे समय तक नहीं चल पाई
और उनकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने फिर अपने अलग अलग थ्योरी दी हैं, जिनके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अब वीबीटी की क्या क्या लिमिटेशन रही जिनके कारण ये अनसक्सेस रही या असफल रही। तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत संकुलों के बनने, उनके चुंबकीय गुणों व ज्यामिति की व्याख्या करने में बहुत सफल रहा है, परंतु फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस होने के कारण इसका केवल अब ऐतिहासिक महत्व रहा है, अर्थात इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। वर्तमान में संकुलों के व्यवहार की व्याख्या करने में बीबीटी का अधिक उपयोग नहीं करते हैं। तो अब देखें इसकी लिमिटेशन क्या है, वन बाय वन। फर्स्ट लिमिटेशन है कि लगभग सभी संक्रमण धातुओं के संकुल या कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन में रंगीन आयन फॉर्मेशन करते हैं, कलर्ड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये कलर किस तरह से जनरेट होता है या कॉम्प्लेक्स कलर किस तरह से शो करते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करने में बीबीटी अनसक्सेस रहा है या असफल रहा है। अर्थात बीबीटी ये नहीं बता पाया कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो सॉल्यूशन में किस तरह से कलर शो करते हैं। सेकेंड लिमिटेशन कि बीबीटी के आधार पर ये स्पष्ट व्याख्या या क्लियर नहीं किया जा सका कि धातु आयन या मेटल आयन किस कंडीशन में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं और किस कंडीशन में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। अर्थात ये इनर ऑर्बिटल फॉर्मेशन एंड आउटर ऑर्बिटल फॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड इसकी लिमिटेशन रही कि संकुलों के जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी क्वांटिटेटिव रूप से व्याख्या वीबीटी के आधार पर नहीं कर पाया। क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक व्याख्या का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स हैं और उन दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इक्वल होनी चाहिए, परंतु ये उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग पाई गई। इस तरह से उनकी जो क्वांटिटी है, अर्थात जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनके बेसिस पर मैग्नेटिक क्वांटिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि कॉम्प्लेक्सेज की ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड होती है। कुछ कॉम्प्लेक्सेज हैं जिनकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, डिस्टोर्टेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल है CuH2O का होल 6, हेक्सा एक्वा कॉपर। इसमें 4 जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनकी डिस्टेंस तो क्या है, सेम है, जबकि जो 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं इनकी डिस्टेंस अलग अलग है। अर्थात ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज बन रहा है। इसमें 2 तरह के बॉन्ड हैं, एक्सियल और इक्विटोरियल। तो जो एक्सियल हैं उनकी तो बॉन्ड डिस्टेंस सेम है और इक्विटोरियल की बॉन्ड डिस्टेंस सेम है। अर्थात या दूसरे वे में बोलें कि जो 4 तल में वाटर मॉलिक्यूल हैं उनकी बॉन्ड लेंथ तो अलग है, और जो 2 वाटर मॉलिक्यूल अबाउ द प्लेन और इन द प्लेन बिलो द प्लेन हैं उनकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। तो अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन तो 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, उन दोनों की तो सेम, और जो 4 प्लेन में उन 4 की सेम, और आपस में इनकी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके बारे में भी बीबीटी नहीं बता पाया कि ये डिस्टेंस अलग अलग क्यों होती है। नेक्स्ट लिमिटेशन कि कोबाल्ट सेकेंड। देखो 2 एग्जाम्पल से हम कंपेरिजन कर रहे हैं। एक है कोबाल्ट सेकेंड। कोबाल्ट सेकेंड का मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर, +2, वह कॉपर सेकेंड, यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी है +2, अर्थात CO2+ व Cu2+। दोनों संकुलों की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए इस सिद्धांत के अनुसार व्याख्या की जाती है। देखो क्या बताता है ये कि दोनों में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, और हायर एनर्जी लेवल में जाने पर वह इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट किया जा सकता है, और इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दूसरे कंपाउंड का क्या कर सकते हैं हम, रिडक्शन, अर्थात वो अपचायक प्रॉपर्टी शो करता है या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो करता है। तो जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है या जो अपचायक गुण है वो दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है, दोनों की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज या अपचायक गुण अलग अलग होते हैं।
देखिए जैसे हम इसको देखें, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होगा 27। तो इसके आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये होगा 3d7 4s2 और 4p और 4d वेकेंट रूप से प्रेजेंट रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल उपलब्ध कराएगा। तो देखो CO2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, CO2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे या निकल जाएंगे, तो 4s2 वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई इसकी +2। अब इसके बाद NH3 लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होगा, ये वेकेंट इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। और देखो 6 इलेक्ट्रॉन कितने में आ गए 3 में। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, और ये 3 तो क्या हो गए 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। बाकी ये वेकेंट D ऑर्बिटल, D के 2, एक S और 3 P, 6 NH3 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं अर्थात 6 बॉन्ड बनेंगे। तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल ये इसको उपलब्ध करा देगा। तो ये 6 वेकेंट ऑर्बिटल हो गए, 2 D के, एक S का और 3 P के। अब ये आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, जिनमें अमोनिया अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके CONH3 का होल 6 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं हम Cu2 प्लस का। तो देखो Cu2 प्लस में क्या होगा, Cu का एटॉमिक नंबर होगा 29। इस कंडीशन में 3d10 4s1। अब जब +2 में आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, एक 4s से और एक 3d से, तो ये हो गया 3d9। अब यहाँ पर कितने बॉन्ड बनने हैं 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन की क्या होगी पेयरिंग। तो देखो ये जो लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से एक्साइट होकर किस में आ गया 4p में। जिस तरह से देखो पीछे वाले में भी देखिए, हमने देखा है कोबाल्ट में D6 हो गया और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके क्या है 4d में। ये देखो खाली एक इलेक्ट्रॉन इसमें है 4d में। इसी का कंपैरिजन कर रहे हैं हम कॉपर से। कॉपर का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है 4p में। इसके बाद D, एक D, एक S और 2p, यह आपस में मिलकर DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, जिनमें साइनाइड लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके DsP2 संकरण से CuCN का ऑल 4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो दोनों में देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट में तो कहाँ है 4p में, कोबाल्ट का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4d में है और कॉपर का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है 4p में। दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक का 4d में एक का 4p में, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है एक एक। तो इस आधार पर दोनों की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज या अपचय गुण समान होनी चाहिए, परंतु इनके अपचय गुण अलग अलग होते हैं, जिसके बारे में भी VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट लिमिटेशन है किसी इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होकर इनर D से कहाँ जा रहा है आउटर D और P में, इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है, जैसे कोबाल्ट से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 4d में, कॉपर में कहाँ जा रहा है 4p में, तो ये एनर्जी इनको कहाँ से मिल पाती है इसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट कि VBT के आधार पर संकुल के बनने में हुए ऊर्जा परिवर्तन की मात्रात्मक गणना भी नहीं कर सकते कि कितनी क्वांटिटी में ये एनर्जी चेंज होता है, उसको भी हम कैलकुलेट करना संभव नहीं है, इसके बारे में भी VBT ने नहीं बताया। नेक्स्ट लिमिटेशन कि Ni2 प्लस निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अमोनिया अणुओं के साथ टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि साइनाइड आयन के साथ ही यही निकिल क्या बनाता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये लिगेंड चेंज होने से इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। अमोनिया के साथ तो बन रहा है टेट्राहाइड्रल, साइनाइड के साथ स्क्वायर प्लेनर, तो इनकी भी व्याख्या VBT के आधार पर नहीं की जा सकी। तो VBT की इन कमियों के कारण
संकुलों की व्याख्या करने में वर्तमान में इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है और वर्तमान में इन कमियों को दूर करने के लिए फिर अलग अलग थ्योरीज दी गई जिनका अध्ययन हम बीएससी फाइनल में करते हैं। तो वीबीटी के स्थान पर वर्तमान में सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व एलएफटी लिगेंड फील्ड थ्योरी का उपयोग किया जाता है, जिनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट सीएफटी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। यह सिद्धांत बेथे ने दिया था। यह सिद्धांत देने वाले वीबीटी तो दी थी पोलिंग ने, और सीएफटी किसने दी है? बेथे ने दी है। बाद में वोन ब्लेक ने इसका मॉडिफिकेशन या इसको मॉडिफाई किया। तो देखो सीएफटी क्या बताती है। सीएफटी में सारा इन्वॉल्वमेंट डी ऑर्बिटल्स का होता है। जैसे वीबीटी तो क्या चलती है, एस पी डी सभी के ऊपर बेस्ड है, पर सीएफटी मेनली डी ऑर्बिटल पर बेस्ड है, या डी ऑर्बिटल का इसमें इम्पोर्टेंट इन्वॉल्वमेंट होता है। और हम जानते हैं कि डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल एक्सिस की ओर होते हैं तथा एक्सिस पर उपस्थित रहते हुए इनको हम शॉर्ट में क्या नाम देते हैं? ईजी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात ईजी सेट का मतलब क्या हो गया? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। आगे जब हम डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पढ़ेंगे वहाँ इन्हीं टर्म का यूज करेंगे। तो ईजी लिखते हैं, इसका मतलब वहाँ कौन से ऑर्बिटल होंगे? 2 ऑर्बिटल होंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई, डी वाई जेड व डी एक्स जेड ये एक्सिस के बीच में स्थित होते हैं, और एक्सिस के बीच में स्थित होते हैं तो इन सेट को हम क्या नाम देते हैं? T2G सेट। तो T2G सेट में कितने ऑर्बिटल हो गए? 3, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। और एक जो फ्री मेटल एटम हो, मतलब कोई कंपाउंड नहीं बना रहा हो, फ्रीली रूप से उपलब्ध हो, तो उनमें इन 5 कक्षकों की ऊर्जा समान रहती है। अर्थात क्या रहती है? डीजनरेट। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनने पर जब लिगेंड इनके साथ जुड़ते हैं तो इनकी एनर्जी चेंज हो जाती है। अर्थात ये 2 सेट में डिवाइड हो जाते हैं, ईजी और T2G में डिवाइड हो जाते हैं। तो देखो इनके डायग्राम भी हमने यहाँ बनाए हैं। ईजी को डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 2 लोब हैं, तो एक तो होगा एक्स एक्सिस पर और दूसरा वाई एक्सिस पर, इसलिए इसे नाम देंगे हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दूसरा डी जेड स्क्वायर कहाँ रहेगा? जेड एक्सिस के ऊपर। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो रहता है एक्स और वाई एक्सिस पर, और डी जेड स्क्वायर रहता है जेड एक्सिस पर। इसी तरह T2G एक्सिस के बीच में, तो जब लोब एक्स और वाई के बीच में हो उसे नाम देंगे हम डी एक्स वाई। जब वाई और जेड के बीच में हो उसे डी वाई जेड, और एक्स और जेड के बीच में हो उसे डी एक्स जेड। इस तरह से डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनकी हम अलग अलग ज्योमेट्री बनाते हैं। अब यहाँ तक आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में सेंड किया है, तो पीडीएफ को पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो को सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी सीएफटी के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि सीएफटी की क्या पोस्टुलेट्स दी गई, किस तरह से सीएफटी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसमें फिर भी कोई समस्या हो तो हम डिस्कस करते रहेंगे। कभी कोई समस्या हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं तथा कॉल के ऊपर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।